तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। व्यष्टि अर्थशास्त्र का हमारी जो एनसीईआरटी थी वो कंप्लीट हो गई थी। कंप्लीट इस सेंस में कि जो हमारे लिए महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे हम उन टॉपिक को कवर कर चुके हैं। अब हम समष्टि अर्थशास्त्र पर बात करने वाले हैं। तो ये भी 12वीं क्लास की एनसीईआरटी है और ये पार्ट 2 है, उसका दूसरा आप कह सकते हैं। इसमें क्या क्या बातें देखने को मिलेंगी और क्या क्या बातें हमें समझनी है, तो हम लोगों ने पूरे अर्थशास्त्र को दो भागों में बांट करके देखा था। अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र, और इसको कहा था, एक को कहा था व्यष्टि, और एक को कहा था समष्टि, ठीक है, समष्टि। ये हमारा हो चुका है। जो भी इसमें टॉपिक हमारे एग्जाम से संबंधित थे उन टॉपिक्स को हम लोग देख चुके हैं। अब इसको हमें देखना है। इसमें हम लोगों ने बात कर लिया था कि एक उपभोक्ता कैसे व्यवहार करता है, अर्थात अर्थव्यवस्था में एक इकाई कैसे व्यवहार करती है। एक इकाई का मतलब ये है कि उसमें उत्पादक कैसे व्यवहार करता है, उपभोक्ता कैसे व्यवहार करता है। साथ ही हम लोगों ने ये भी बात किया था इसी में कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं हैं। तो कौन कौन सी हम लोगों ने यहाँ पर केंद्रीय समस्याएं इसकी हम लोगों ने बात की थी, और इसमें हमने 3 सवाल देखे थे। कौन कौन से सवाल? तो किसके लिए उत्पादन किया जाए और उत्पादन की मात्रा क्या हो, ठीक है। किस वस्तु का उत्पादन किया जाए, कितनी मात्रा में किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, और ये भी कहा था किस वस्तु का उत्पादन किया जाए। ये तीनों सवाल हम लोगों ने 1 2 3 करके हम लोगों ने देख लिया था। अब मैंने आप लोगों को ये बताया था कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब ये है कि एक इकाई का अध्ययन, एक इकाई का अध्ययन। एक इकाई में मैंने कहा था कि कौन कौन से होंगे, तो यहाँ पर उपभोक्ता होगा और यहाँ पर उत्पादक होगा, ठीक है, उत्पादक होगा। ये दो बातें। इसी में हमने ये कहा था समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब ये है, एग्जाम्पल के तौर पर हम ऐसे तो कह रहे हैं पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन और उससे संबंधित या उसको प्रभावित करने वाली नीतियां कौन सी होंगी वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ये भी कहा था कि जब समष्टि की बात होती है तो इसका मतलब ये है कि एक जंगल का अध्ययन कर रहे हैं और जंगल में कई सारे पेड़ होंगे। तो अगर एक पेड़ के अध्ययन की बात होगी तो वो हो जाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र। अब इसी से संबंधित बातों को समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने की बात कुछ इस प्रकार है कि जो इस एनसीईआरटी का पहला लेसन है वो पहला लेसन क्या कहता है। पहला लेसन परिचय की बात करता है। परिचय किसका? तो समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय यहाँ पर दिया गया है। परिचय में आप लोगों को ये भी याद होगा कि हम लोगों ने पहले जब बात किया था तो केंद्रीय समस्याओं के बारे में 3 केंद्रीय समस्याएं थी। अब उन 3 केंद्रीय समस्याओं से इतर यहाँ पर समष्टि अर्थशास्त्र में व्यापक आर्थिक प्रश्न पर विचार किया जाता है। अब ये व्यापक आर्थिक प्रश्न कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये कहा गया है कि कुछ व्यापक आर्थिक प्रश्न हैं, व्यापक आर्थिक प्रश्न, और ये प्रश्न कुछ ऐसे हैं, जैसे पहले प्रश्न की बात की जाए कि संपूर्ण रूप से जो अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं की कीमतें हैं वो बढ़ेंगी या घटेंगी। अगर मान लीजिए यहाँ पर कीमतें, ठीक है, बढ़ेंगी या घटेंगी, और अगर बढ़ेंगी घटेंगी तो उसका प्रभाव क्या होगा, ठीक है। अर्थव्यवस्था में रोजगार की दिशा घटेगी या उसमें कमी आएगी। यहाँ पर रोजगार की दिशा ये घटेगी या बढ़ेगी, या बढ़ेगी या घटेगी। अगर मान लीजिए कीमतें बढ़ रही हैं तो उसका प्रभाव क्या होगा उपभोक्ता पर। रोजगार अगर कम हुआ तो फिर उसका प्रभाव क्या होगा। अब रोजगार को प्रभावित करने से संबंधित जो नीतियां होंगी वो इसको प्रभावित करेंगी। तो रोजगार क्या किसी एक व्यक्ति का सवाल है? किसी एक व्यक्ति का तो सवाल है नहीं, वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था में रहने वाले लोगों का सवाल है। रोजगार नहीं मिल रहा है, कीमतें घट रही हैं या बढ़ रही हैं, तो ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती हैं।
अब इसको कैसे आप समझेंगे कि अगर मान लीजिए कि कीमतें बहुत ज़्यादा घट रही हैं तो उत्पादक के लिए लाभदायक नहीं है, अगर कीमतें बढ़ रही हैं तो वो जो उपभोक्ता है उसके लिए लाभदायक नहीं है। तो फिर ऐसा क्या किया जाए कि इन सभी बातों को, इन सभी पहलुओं को हम संतुलित रखते हुए विकास कर सकते हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एक ये बात कही जाती है कि अर्थव्यवस्था अच्छी है या बुरी, अर्थव्यवस्था अच्छी या बुरी प्रदर्शन कर रही है, ये भी हमें देखना पड़ेगा और उसके संकेतकों को देखना होगा कि अर्थव्यवस्था ठीक है, अर्थव्यवस्था यहाँ पर संकेत कैसा दे रहा है और संकेत कैसे, तो या तो अच्छा या बुरा, यही होगा, दो ही होगा। तो अर्थव्यवस्था कैसा संकेत दे रही है और संकेत देने के साथ साथ महत्वपूर्ण बात यह भी है, राज्य इन सभी संकेतकों को ध्यान में रखते हुए कैसा कदम उठा रहा है और कौन सा कदम उठा रहा है। तो राज्य, यहीं पर बात आएगी, राज्य कौन सा कदम उठा रहा है, इन सभी बातों को संतुलित करने के लिए अगर वहां पर कीमतें घट रही हैं या बढ़ रही हैं, साथ ही साथ अर्थव्यवस्था अच्छी है या बुरी प्रदर्शित कर रही है, अर्थव्यवस्था में रोजगार की कमी है या वृद्धि है, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कि किस तरह से इन बातों को मेंटेन करने के लिए या इन सभी चीज़ों को स्थिर बनाए रखने के लिए, प्रगतिशील विकास को सुनिश्चित करने के लिए जो राज्य है वो नीतियां बना रही है। अब नीतियां बनाने के साथ साथ जब अर्थव्यवस्था में राज्य के द्वारा कदम की बात हो रही है कि वो कदम कैसा कदम उठाएगा, तो यहीं पर एक महत्वपूर्ण बात आती है कि जो मांग है, मांग कौन करेगा, लोगों के द्वारा किया जाएगा। लोग यानी कि व्यक्ति की बात की जा रही है और जो अर्थव्यवस्था में रहने वाले लोग हैं, जो उपभोक्ता हैं, ठीक है। तो उपभोक्ता मांग करेंगे जिससे अर्थव्यवस्था की स्थिति सुधरेगी। तो यहां मांग और सुधार, ठीक है, सुधार किस में, तो यहां पर अर्थव्यवस्था में सुधार की बात की जा रही है। और इस समस्त गतिविधि को हम ये कह रहे हैं, ये जो जितनी सारी बातें हैं, यह समष्टि अर्थशास्त्र, आप ऐसे कह सकते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र इन्हीं प्रश्नों का जवाब ढूंढता है या इन्हीं प्रश्नों पर विचार करता है। तो आप ऐसे कह सकते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र इन्हीं प्रश्नों का जवाब क्या करता है, जवाब ढूंढता है। अब जवाब कैसे ढूंढता है, हम कौन सी ऐसी नीति अपनाएं और वो कौन सी नीतियां हैं जिनके माध्यम से इनको संतुलित किया जा सकता है, बैलेंस किया जा सकता है। तो आप यहां पर कह सकते हैं कि इससे संबंधित नीतियां कौन सी हैं, ठीक है। तो परिचय में सबसे पहले आपने ये समझ लिया। अब बात एक और आती है कि ठीक है, ये तो हमने समझ लिया, अब अर्थव्यवस्था हम लगातार कर रहे हैं, तो अर्थव्यवस्था की बात ये भी तो आएगी कि अर्थव्यवस्था का निर्माण किन कंपोनेंटों से मिलकर के होता है या किससे होता है। तो अर्थव्यवस्था का निर्माण, यहीं पर अगला जो सवाल होगा कि अर्थव्यवस्था का निर्माण कैसे होता है। अर्थव्यवस्था का निर्माण, तो जब निर्माण की हम बात कर रहे हैं तो यहां पर दो बातें हैं। पहली बात क्या है कि इसका निर्माण जो क्षेत्रक हैं उन सभी क्षेत्रकों से मिलकर के होता है, सभी क्षेत्रक, ठीक है, सभी क्षेत्रकों से मिलकर के होता है। अब सभी क्षेत्रकों से मिलकर के होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो क्षेत्रक हैं वो एक दूसरे पर निर्भर हैं। जैसे अब इसको समझ लेते हैं ऐसे, निर्भरता, निर्भरता क्यों है, अब किस संदर्भ में बात की जा रही है। जैसे थोड़ी देर के लिए बात किया जाए, यहां पर कृषि की हम बात कर रहे हैं,
कृषि, और कृषि के बाद उद्योग की बात कर रहे हैं, उद्योग। अब थोड़े समय के लिए मान लीजिए यहाँ पर बात कर लें, हमें शर्ट बनानी है, ठीक है, या शर्ट की जगह छोड़िए, यहाँ हम बात कर रहे हैं हमें ब्रेड बनाना है, ठीक है, ब्रेड बनाना है। ब्रेड के लिए अब इस क्रम में चलते हैं। ब्रेड के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? आटा चाहिए। आटे से पहले हमें क्या चाहिए? हमें गेहूं चाहिए, हमें गेहूं चाहिए। और गेहूं कहां पर उत्पादित होगा? तो यह कृषि, और कृषि को क्या कह रहे हैं? यह प्राथमिक क्षेत्र है। क्या है? यह प्राथमिक क्षेत्र है, यही तो है। प्राथमिक क्षेत्र में कार्य कौन कर रहा है? तो यहां पर कृषक है, ठीक है। कृषक ने भूमिरोपी प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग किया, अर्थात उसमें उसने निवेश किया। निवेश करने के बाद अब इस क्रम में चलिए, यहां पर देख लीजिए, कृषक ने गेहूं का उत्पादन किया और गेहूं से आटा बना और आटे से ब्रेड बना। अब जब हम ब्रेड बनाने की बात कर रहे हैं तो ये क्या है? ये उद्योग, ठीक है। और ये जो सारी क्रियाएं हैं, हम इसको कह रहे हैं ये कृषि है। निर्भरता समझ में आ गई? अब निर्भरता समझ में आ गई तो इसी में आप आगे कहेंगे कि सेवा क्षेत्र है। तो जो व्यक्ति इसमें सेवा दे रहा है, जैसे ब्रेड बनाने के लिए कोई व्यक्ति तो होगा जो उस मशीन को चलाना जानता होगा, और उस मशीन के माध्यम से अर्थात आटे का प्रयोग करके ब्रेड बनाने में वो सक्षम होगा, अर्थात उसके पास ज्ञान होगा। ज्ञान कैसा? आटे से ब्रेड बनाने का। तो आटे से ब्रेड बनाने का ज्ञान है, अर्थात उसके पास कौशल है, और कौशल है तो उसी से बातें निकल करके आ गई हैं जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि यह मानव पूंजी है। क्या है? मानव पूंजी। यहां तक बातें क्लियर होंगी। अब इसको हटा देते हैं। तो ये बात तो समझ में आ गई कि किस तरह से ये एक दूसरे पर निर्भर हैं, और इसी के सम्मिलित रूप से अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है, ठीक है। और यही जब हम बात कर रहे हैं तो ये हमारे लिए क्यों आवश्यक है? ये आवश्यक इसलिए है क्योंकि यह अर्थव्यवस्था को समझने में सहायता प्रदान करता है, ठीक है। तो ये क्या कार्य करता है? अर्थव्यवस्था को समझने में सहायता, ठीक है। यही तो कि अर्थव्यवस्था में ये जो क्षेत्र है इस पर निर्भर है, और इसके बाद जो सेवा क्षेत्र है औद्योगिक क्षेत्र पर निर्भर है, और कौशल युक्त मानव पूंजी पर निर्भर है, ठीक है। यहां पर बातें समझ में आ गई। अब इसी से एक और बात समझ में आती है, और हमें इस बात को समझना कुछ इस प्रकार से है कि जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं समष्टि अर्थशास्त्र की, और समष्टि अर्थशास्त्र में हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। यहां पर देखिए, हमने इसको देख लिया, समझ लिया। अब बात यहीं से आएगी कि समष्टि अर्थशास्त्र, चूंकि हम समष्टि बात कर रहे हैं, संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। अब इन कारकों को एक एक करके हम समझ लेते हैं। तो आप सोचिए, संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बात की जा रही है, आप समष्टि अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं, तो यहां पर अर्थव्यवस्था की बात हो रही है, तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बात हो रही है। तो आप सोचिए कि सरकार क्या करती है। सरकार दो तरह की नीतियां होती हैं। एक को हम कहते हैं कि जो सरकार की नीति है, अर्थात राजकोषीय नीति है। राजकोषीय नीति कौन जारी करता है? तो सबसे पहले राजकोषीय नीति, ठीक है।
राजकोषीय नीति में ही आपका बजट आता है। अब देखिए, राजकोषीय नीति, यहां पर शब्द को तोड़ दीजिए, राजकोषीय। यहां पर आप लोगों ने पढ़ा होगा इतिहास में, एक राजा है, राजा, और इस राजा का कोष है, अर्थात धन का भंडार, कोष है, और राजा अपने कोष में वृद्धि या कमी करने के लिए नीतियां बनाता है। तो राजा तो है नहीं, ठीक है, वृद्धि करने से संबंधित नीतियां, ठीक है, नीतियां कौन बनाता है? राजा बना रहा है, और उसका मंत्रिपरिषद, ये सब कुछ मिला करके आप कह सकते हैं। अब राजा तो है नहीं, राजा नहीं है तो फिर कौन है? हमारे देश में सरकार है। कैसी सरकार है? निर्वाचित सरकार है। तो निर्वाचित सरकार के कुछ खर्चे होंगे, और निर्वाचित सरकार के खर्चे के साथ साथ निर्वाचित सरकार भी क्या करेगी? उसका भी कोष होगा, और कोष जब इसकी बात आ रही है तो यहीं पर संचित निधि की बात आएगी, संचित निधि। और संचित निधि ये बाद में हम देखने वाले हैं, केवल बताने के लिए, समझाने के लिए बता रहा हूं। तो यहां पर राजा नहीं, अब यहां कौन हो गया? सरकार हो गया। और सरकार जब कोष की बात हो रही है तो यानी कि संचित निधि। इस संचित निधि में जो धन है, अर्थात कहां से पैसा आएगा, कितना कहां जाएगा, या आप ये कह सकते हैं कि इसमें वृद्धि करने से संबंधित जो नीतियां बनाई जाती हैं उसको हम कहते हैं कि यह राजकोषीय नीति है। ठीक है, राजकोषीय नीति है। अब ये नीति कौन सी है? तो जैसे कर लगाना, कर लगाना यही है ना, कर लगाना। कर लगा करके सरकार क्या करती है? अपने कोष में वृद्धि करती है, और वृद्धि करने के बाद इसे खर्च करती है। कहां पर? कल्याणकारी योजनाओं पर। कल्याणकारी योजनाओं का लाभ किसको मिलता है? तो जनता को मिलता है, जिनके पास न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आवश्यक संसाधन नहीं है, उनको लाभ मिलता है। अब एक बात बताइए, आपने ये तो समझ लिया राजकोषीय नीति। अब राजकोषीय नीति की पूर्ति के लिए या इसे वास्तविक धरातल पर लाने के लिए सरकार संघीय बजट लाती है। मैं केंद्र की बात कर रहा हूं, राज्य की नहीं। तो यहां पर कहा जाता है संघीय बजट। ठीक है, संघीय बजट लाया जाता है, और ये जो संघीय बजट होता है इसमें किया क्या जाता है? आवंटन किया जाता है। आवंटन किसको? अलग अलग क्षेत्रों को। जैसे आप यहां पर कह लीजिए, शिक्षा के लिए इतना आवंटन किया गया, स्वास्थ्य के लिए इतना आवंटन किया गया, ठीक है, या अवसंरचना के लिए, अवसंरचना पर इतना खर्च किया गया, इत्यादि इत्यादि। और इसके माध्यम से जो सरकार है वो सुविधाओं को उपलब्ध कराती है और अपना आय भी सृजित करने का कार्य करती है। तो यहां पर क्या हो गया? राजकोषीय नीति, और राजकोषीय नीति को इंप्लीमेंट करने के लिए बजट बनाया जाता है, जिसे संघीय बजट कहते हैं, या आप बजट भी कह देते हैं, आम बजट भी कह देते हैं। बजट जो है वो किसको प्रभावित करती है? संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही है। अगर मान लीजिए अर्थव्यवस्था में अवसंरचना विकास के लिए आवंटन किया गया धन, या शिक्षा के लिए आवंटित किया गया, तो अगर शिक्षा के लिए आवंटित किया गया तो किसी एक व्यक्ति की शिक्षा की बात होगी क्या? संपूर्ण अर्थव्यवस्था में या देश में रहने वाले लोगों की बात हो रही है, उनके स्वास्थ्य की बात हो रही है, उनके शिक्षा की बात हो रही है। और यहां पर अवसंरचना, अगर अवसंरचना, सड़कें बन रही हैं, पुल का निर्माण हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उस पर सभी लोग आएंगे जाएंगे, सभी लोगों को उससे लाभ होगा। ये बातें समझ में आ गई। तो यहाँ पर राजकोषीय नीति और बजट, एक तो ये बात है। इसके साथ साथ एक और बात होती है, हमने ये भी पढ़ा है कि जो मौद्रिक नीति है, मौद्रिक नीति ये भी तो है, और इसे जारी कौन करता है? आरबीआई करती है। आरबीआई इसके माध्यम से, संक्षेप में समझिए कि जो मुद्रा की आपूर्ति है,
मुद्रा की आपूर्ति इसमें या तो वृद्धि करती है या कमी करती है। क्यों करती है? अगर मान लीजिए खपत कम हो रहा है अर्थव्यवस्था में, डिमांड नहीं है, तो डिमांड नहीं है तो आरबीआई क्या करती है, वहां पर मौद्रिक नीति का प्रयोग करेगी और मौद्रिक नीति का प्रयोग करके अर्थव्यवस्था में कैश का फ्लो बढ़ा देगी, अर्थात मुद्रा की आपूर्ति बढ़ा देगी। और जैसे ही अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ेगी, लोगों की क्रय क्षमता बढ़ जाएगी। वो अलग अलग प्रकार है, वो बाद में हम समझेंगे, फिलहाल के लिए इतना ही समझना अभी आवश्यक है। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है, मुद्रा की आपूर्ति बढ़ा देती है। मान लीजिए सबके पास पैसा आ गया, सबके पास पैसा है, सब लोग डिमांड करने लगे, मुझे कार चाहिए, मुझे कार चाहिए, मेरे पास भी पैसा है, बैंक से लोन लेकर के सबने डिमांड करना शुरू कर दिया। और डिमांड करना शुरू कर दिया तो आप लोगों को मैंने कई बार बताया है कि किसी वस्तु की अगर मांग बढ़ेगी और आपूर्ति कम होगी, आपूर्ति कम होगी, तो यहां पर मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सबने अगर मांग करना शुरू कर दिया तो यहां मूल्य प्रभावित होगा। और सभी के संदर्भ में सोचिए, मान लीजिए खाद्यान्न की बात है, ठीक, सभी लोगों ने पिज्जा खाना शुरू कर दिया, जो रोटी है, रोटी के लिए अब यहां पर आटा कम पड़ने लगा, हर कोई तो पिज्जा खा नहीं सकता। फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो न्यूनतम आय वाले व्यक्ति हैं उनकी न्यूनतम आवश्यकताएं प्रभावित हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए जो सैलरीड हैं, अगर बढ़ गई तो उनको अपनी सैलरी का एक हिस्सा ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, और खर्च करना पड़ेगा तो बाकी कहीं ना कहीं चीज़ें जो कंप्रोमाइज़ होंगी। तो इसलिए मौद्रिक नीति के माध्यम से आरबीआई मुद्रा की आपूर्ति को या तो बढ़ाती है या कम करती है। और अगर वो बढ़ा रही है तो इसका मतलब यह हुआ कि इससे आम जनता और पूरी अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रही है। अगर घटा रही है या बढ़ा रही है तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था इससे प्रभावित हो रही है। वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी या घटेंगी तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था इससे प्रभावित होगी। यहां तक बातें समझ में आ गई। अगली बात यह होती है कि मान लीजिए यहीं पर हमने ये कहा कि जब मांग बढ़ेगी, आपूर्ति कम होगी तो मूल्य बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। और इसी को तो कहा जा रहा है कि ये क्या है, मुद्रास्फीति है, मुद्रास्फीति है। मुद्रास्फीति एक स्थिति, और दूसरी स्थिति यहीं पर होगी अवस्फीति। इसे हम लोग आगे चल करके समझने वाले हैं, केवल यहां पर इतना समझ लीजिए। मांग की हमने बात कर ली, ठीक है, और मान लीजिए अर्थव्यवस्था में डिमांड नहीं है, मूल्य गिरने लगा, अवस्फीति, ऐसे सामान्य तौर पर समझ लीजिए। और इसी को मैंने कहा कि मुद्रा की आपूर्ति, तो यही ये किससे हो रहा है, तो ये हो इसीलिए रहा है क्योंकि आरबीआई ने मौद्रिक नीति का प्रयोग किया और इस मौद्रिक नीति के माध्यम से मुद्रा की आपूर्ति बढ़ा या घटा दिया, आपूर्ति या तो बढ़ा दिया या घटा दिया। बात समझ में आ गई। अब एक बात सोचिए कि मान लीजिए थोड़े समय के लिए हम ये कह रहे हैं कि यहीं पर मुद्रा की आपूर्ति बढ़ा दी गई या घटा दी गई। थोड़े समय के लिए मुद्रा की आपूर्ति को, इसको अब हटा देता हूं, थोड़े समय के लिए यह कहा गया कि मुद्रा की आपूर्ति बढ़ा दिया गया, ठीक। अभी यहां पर घटाने की बात कर रहे हैं, इसको घटा दिया गया, मुद्रा की आपूर्ति इसको घटा दिया गया, कम कर दिया गया। कम कैसे करती है, अब एक सिंपल सी बात कर लेते हैं, CRR, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या है, तो बैंक जो है अर्थव्यवस्था में, ऐसे समझ लीजिए, केवल जितनी जानकारी अभी यहां पर जरूरत है उतने ही बता रहा हूं, बाकी आगे हम लोग बात करेंगे। कैश रिजर्व रेशियो है, ठीक है, इसे नगद आरक्षित अनुपात भी कहते हैं। अब यहां इसको ऐसे समझिए कि जो आरबीआई है, जो बैंक हैं, उन बैंकों को समय समय पर लोन की जरूरत पड़ती है, या ऐसे कह लीजिए कि ऋण की जरूरत पड़ती है। तो इसको हम लोगों ने कई बार कहा है कि ये बैंकों का बैंक है,
तो बैंकों का बैंक है, तो इन बैंकों को ऋण कौन देगा? आरबीआई देगी। तो आरबीआई देगी, स्वाभाविक सी बात है, इनकी जरूरतों को पूरा करेगी। लेकिन आरबीआई एक्ट 1934 के तहत इन्हें रेगुलेट भी तो करती है। इन्हें रेगुलेट करती है तो आरबीआई ये कहती है कि अर्थव्यवस्था में कोई समस्या ना आ जाए और जो ग्राहक हैं उन ग्राहकों का हित महत्वपूर्ण है, और इसको सुनिश्चित करने का काम आरबीआई करती है। मैं ग्राहक हूं, आप ग्राहक हैं, आपने बैंक में पैसा जमा किया, अब वो पैसा डूब न जाए, कोई समस्या ना हो, उसकी देखरेख कौन करेगा? डूबेगा कैसे? जब बैंक डूबेगा। इसकी देखरेख करने की जिम्मेदारी आरबीआई की है। आरबीआई की जिम्मेदारी है तो आरबीआई इसको सुनिश्चित करेगा। तो आरबीआई इनसे कहता है काम करो, जो आपके पास कुल जमा है इसका कुछ प्रतिशत यहां पर मेरे पास जमा कर दो। ठीक है, क्या करना है? जमा कर देना है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए इस बैंक के पास 1000 रुपये हैं, केवल 1000 रुपये, छोटा आंकड़ा लेते हैं। इसमें से आरबीआई ने कहा कि भैया ये जो टोटल आपके पास है, इस जमा से लेकर के सब कुछ, अब इस जमा की बात की जा रही है, तो इसका आप 20% मेरे पास, या ऐसे कह लीजिए 200 रुपये, प्रतिशत को छोड़ दीजिए, 200 रुपये आप मेरे पास जमा कर दो। ये कहां पर? ये जाएगा आरबीआई के पास। आरबीआई के पास जमा हो गया, और ये जो कैश के रूप में आरबीआई के पास जमा है, इस पर आरबीआई इनको कोई ब्याज नहीं दे रहा है। ठीक है, आरबीआई कोई ब्याज नहीं दे रहा है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? ये जो 1000 रुपये आरबीआई के पास है, अगर ये आरबीआई इस 1000 रुपये को अपने ग्राहक को ऋण के रूप में देता तो उसे ब्याज मिलता, इससे ब्याज मिलता। लेकिन अब क्या किया? आरबीआई ने ये कहा कि भैया आपको 200 रुपये रखने हैं तो रखने हैं, ये कंपलसरी है, आप ना नहीं कर सकते कि मैं नहीं रखूंगा। आरबीआई है, उसको करना है, वो रेगुलेट करेगी, रेगुलेटर है तो करना ही पड़ेगा। ठीक, अब इसके पास बचा कितना? 800 रुपये। अब इस 800 से ही वो ऋण देगा, किसको? अपने ग्राहकों को। दो तरह के ग्राहक हैं, एक कंपनियां हो सकती हैं और एक खुदरा उपभोक्ता हो सकते हैं। तो 800 रुपये यानी कि 200 रुपये इसमें कम हो गए। अगर 200 रुपये भी इसके बैंक के पास रहता तो वो 1000 का ऋण देता और 1000 पर ब्याज प्राप्त कर लेता। अब क्या हुआ कि इसको हम कह रहे हैं कि बैंक की इसकी वजह से जो मौद्रिक नीतियां हैं, साख सृजन क्षमता कम हो गई। साख सृजन क्षमता कम हो गई। क्या हो गया? बैंक की साख सृजन क्षमता कम हो गई। तो आप अब यहां पर एक चीज जोड़ लेंगे कि साख सृजन क्षमता, क्या होगा? साख सृजन क्षमता। और साख सृजन क्षमता अगर बैंक का कम हो गया, अर्थात बैंक के पास 800 रुपये बचे, तो अब बैंक ब्याज दर बढ़ा देगा, और जैसे ही ब्याज दर बढ़ाएगा तो लोगों को जो ऋण मिलेगा वो महंगा मिलेगा, और जब महंगा ऋण मिलेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि लोग जो खर्च करने वाले थे उपभोग पर, मान लीजिए किसी को बाइक खरीदना था, किसी को कार खरीदना था, उन्होंने देखा भाई कि ऋण तो महंगा हो गया है, ब्याज दर ज़्यादा लिया जा रहा है, फिर मैं क्या करूं? तो फिर यहीं पर बात आएगी कि एक काम करते हैं, इसको पोस्टपोन कर देते हैं, बाद में खरीदेंगे। पोस्टपोन कर देने का मतलब ये है कि अब वो ऋण नहीं ले रहे हैं। ऋण नहीं ले रहे हैं तो वो डिमांड नहीं करेंगे, डिमांड नहीं करेंगे तो अर्थव्यवस्था में संतुलन स्थापित हो जाएगा। अर्थात अर्थव्यवस्था में जो डिमांड क्रिएट हो रही थी वो कम हो गया, बैंकों की साख सृजन क्षमता भी प्रभावित हो गया। अब यहाँ पर यह भी होगा ना कि जब ऐसी स्थिति होगी, साख सृजन क्षमता कम होगी, अर्थात बैंकों द्वारा ऋण कम दिया जा रहा है, तो कम देने का मतलब ये है कि जो सृजन है, आप ऐसे कह सकते हैं संतुलित उत्पादन, आप ऐसे कह लीजिए कि प्रोडक्शन, कोई कंपनी ऋण लेकर के बैंक से निवेश करती है और निवेश करके उत्पादन करती है, अर्थात उत्पादन बढ़ाने के लिए जो अमाउंट लगाया जाता है उसे हम निवेश व्यय कहते हैं। ठीक है, निवेश व्यय क्या है?
तो उत्पादन बढ़ाने के लिए मान लीजिए आपको कोई मशीन खरीदनी है, मशीन खरीदेंगे तो उत्पादन बढ़ जाएगा, और उत्पादन बढ़ेगा तो इसका मतलब कि आपको लाभ होगा। तो उत्पादन बढ़ाने के लिए आपने मशीन खरीद लिया। अब जैसे इसको सोचिए, ये जो है ये हमारे पास एक बड़ी सी टीवी है, आप टीवी कह लीजिए या बोर्ड कह लीजिए, चलिए बोर्ड कह लिया, डिजिटल बोर्ड है। इस डिजिटल बोर्ड के माध्यम से एक समय में मैं कई सारे बच्चों को टारगेट कर सकता हूं, पढ़ा सकता हूं, यही है ना। तो अगर मैं 2 कैमरा लगा लूं या एक ही साथ मैंने कई चैनल बना लिए, तो एक साथ कई लोगों को पढ़ाया जा सकता है, हजारों लोगों को पढ़ाया जा सकता है। प्रोजेक्टर लगा लिया, प्रोजेक्टर इस पर हमने चला दिया, इससे कई लोगों को लाभ मिलेगा। तो हमारी क्या हुई, जो उत्पादन की क्षमता है वो बढ़ गई। कैसे बढ़ी? टेक्नोलॉजी से। और टेक्नोलॉजी का मतलब ये क्या है? मैंने ये कहा कि यह निवेश है। कैसा निवेश है? पूंजीगत निवेश है, वो आगे बात होगी, लेकिन ये क्या है? पूंजीगत निवेश है। और पूंजीगत निवेश अर्थात उत्पादन बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पर पूंजी पर खर्च किया, इसे हम कह रहे हैं कि यह निवेश व्यय है। अब इससे क्या होगा, जो यहाँ पर क्षमता लोगों की कम हो गई है, कंपनियों की कम हो गई है, क्योंकि ये स्थिति हमने देख ली, और इस स्थिति के बाद अब यहाँ जो उत्पादन होगा तो संतुलित उत्पादन, ठीक है, इसको हमने प्रभावित कर लिया। अगली बात यही होगी कि भैया केवल इसकी बात नहीं है, जब संतुलित उत्पादन होगा तो इससे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो रोजगार है, रोजगार सृजन, ये प्रभावित होगा। और न केवल रोजगार सृजन होगा, एक ये भी बात होगी आगे चल करके, वो आप फाउंडेशन में पढ़ते हैं कि विनिमय दर भी इसमें होता है। विनिमय दर, और विनिमय दर का मतलब ये है कि विनिमय दर वह दर है जिस दर पर एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है या परिवर्तन किया जाता है। जैसे भारत का क्या है? भारत का रुपया है और इसे डॉलर में परिवर्तित किया गया, तो जो दर यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे 80 रुपये में हम $1 खरीद पा रहे हैं, तो यानी कि यह इसका विनिमय दर है। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई। अब इन बातों को समझने के बाद आपने ये समझ लिया कि अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, और इन्हें ही कहा जाता है आय तथा रोजगार का सिद्धांत। इसको हम सम्मिलित रूप से कहते हैं आय तथा रोजगार का सिद्धांत। आय तथा रोजगार का सिद्धांत क्या कहा जा रहा है? आय तथा रोजगार का सिद्धांत। क्लियर है? इन सब के माध्यम से आय सृजित होगी, और आय जब सृजित करने की बात होगी तो ये कैसे होगा? जब लोगों को रोजगार मिलेगा तभी तो आय सृजित होगी, तो इसीलिए कहा जाता है आय तथा रोजगार का सिद्धांत। अब यहीं पर आप लोगों को ये देखना होगा कि एडम स्मिथ की बात आती है। ये एडम स्मिथ की बात कहाँ से आती है, अब इसको समझ लेते हैं। एक बार एनसीईआरटी पर चलते हैं। देखिए, जितनी बातें मैं बताया हूं वो सारी बातें यहाँ पर विस्तार से लिखी हुई हैं, पूरे विस्तार से लिखी गई हैं। अब इसी की बात की जा रही है कि हम इन बातों को संक्षेप में समझ चुके हैं, ठीक है, और एक एक चीजों को हम लोगों ने समझ लिया। चलिए, अब बात आती है एडम स्मिथ की। एडम स्मिथ, ये सब कुछ हमने देखा और समझा, तो एक बात हमारे समझ में आ गई कि हम समष्टि अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि समष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन हैं, या आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन हैं? तो यहीं अब थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले इनको देख लेते हैं। ये कौन है? ये भैया एडम स्मिथ है। ठीक है, एडम स्मिथ ये स्कॉटिश दार्शनिक थे, स्कॉटलैंड के निवासी थे। यहाँ पर आप देखेंगे
तो फ्रांस में भी ये फिजियोक्रेट्स राजनीतिक अर्थशास्त्र के रूप में ये काम किए थे, अर्थात ये उससे संबंधित महान विचारक थे। एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। 1776 में इनकी एक बुक प्रकाशित हुई थी जिसे संक्षेप में कहा जाता है यहाँ पर द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन, लेकिन इनकी पूरी किताब का नाम है, मतलब पूरी किताब देखेंगे, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, 1776 में प्रकाशित हुई थी। इनके पुस्तक के अनुच्छेद में कसाई किड़बक एवं नानबाई के परोपकारिता की भावना से हम भोजन की उम्मीद नहीं करते, बल्कि वे भी स्वयं को स्वार्थ की पूर्ति के लिए ऐसा करते हैं। हम अपनी ज़रूरतों की बात करते हैं, न कि मानवता की। यहाँ तक कि उनके स्वप्रेम और उनकी आवश्यकता के लिए भी चर्चा नहीं करते, लेकिन उनकी सुविधा के लिए स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था की वकालत जरूर करते हैं। अब यहीं से बात आती है कि ये हम समष्टि अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं, और अगर याद आप लोगों को होगा तो हम लोगों ने अर्थव्यवस्था के स्वरूप की बात की थी, और उस स्वरूप में हम लोगों ने 3 बातें देखा था। एक ही हमने बात की थी, हालांकि 2 बातें वहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। एक को हमने कहा था कि बाजार अर्थव्यवस्था, जिसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, और एक को कहा जाता है केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था। तो केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था को हम लोगों ने पहले ही देख लिया है, और बाजार अर्थव्यवस्था को भी पहले भी देख लिया है, लेकिन अब यहाँ पर और विस्तार से उसको समझेंगे। तो एडम स्मिथ की बात हमने समझ ली कि एडम स्मिथ कौन है। अब यहाँ से एक महत्वपूर्ण बात ये आती है कि भैया एडम स्मिथ ये आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक हैं, और न केवल आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक हैं, ये क्रेता और विक्रेता को बताते हैं कि यह अपने निजी हितों को ध्यान में रख करके कार्य करते हैं, और इनके निजी हित कौन कौन से होते हैं और किस तरह के हित होते हैं, तो उन सभी हितों पर आगे की क्लास में चर्चा होगी। क्योंकि अभी यहाँ पर, जिसे आप कई बार पढ़े होंगे कि अदृश्य हाथ, ये अदृश्य हाथ कौन होता है, जैसे किस तरह से अर्थव्यवस्था में ये योगदान करता है, और न केवल योगदान करता है, इसकी उपयोगिता भी किस संदर्भ में देखी जाती है। इन सभी बातों को समझेंगे, उस पर विचार करेंगे। फिलहाल यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्रेता और विक्रेता बाजार में 2 होते हैं, और उसी से सारी चीज़ें संचालित होती हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात कर लेते हैं समष्टि अर्थशास्त्र के उद्भव की बात कर लेते हैं कि कैसे होती है, क्या क्या। अब इससे भी पहले एक ज़रूरत की बात यहाँ पर कर लेते हैं कि जो समष्टि अर्थशास्त्र की बात हो रही है, और समष्टि अर्थशास्त्र में हम लोगों ने पूंजीवादी व्यवस्था की बात की, और उन्होंने ये कहा कि जो क्रेता और विक्रेता है उसी के माध्यम से कार्य आगे संचालित होता है। अब कई मामले ऐसे देखने को मिले हैं कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या बाजार अर्थव्यवस्था, कई मामलों में बाजार अनुपस्थित रहता है। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। एडम स्मिथ ने इसको यहीं पर समझ करके फिर आगे बढ़ते हैं। एडम स्मिथ, इन्होंने बाजार अर्थव्यवस्था की बात की थी, और ये कहा था कि हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए कार्य कर रहा है। अपने स्वार्थ के लिए कार्य कैसे कर रहा है? मान लीजिए एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में कई लोग हैं। ये जो मैंने शर्ट पहन रखी है, इस शर्ट को बनाने में कई लोगों का योगदान है। कुछ लोग इसका कॉलर बना रहे हैं, कुछ लोग इसका हाथ बना रहे हैं, और कुछ बाकी इसमें बटन लगा रहे हैं, इसका कॉज बना रहे हैं। ठीक है, तो अर्थात एक व्यक्ति कोई काम नहीं कर रहा है, और सभी का अपना, एक व्यक्ति अकेले नहीं कर रहा है, सभी का अपना अपना हित है। और कैसा हित है, किस प्रकार का हित है? यहाँ पर जैसे मान लीजिए मजदूर हैं, ये मजदूर क्या कर रहे हैं? ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सेवा किस लिए दे रहे हैं? आय के लिए दे रहे हैं, अर्थात इन्हें मजदूरी मिलेगी। तो उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि शर्ट कौन पहनेगा, कहाँ पहनेगा, कैसे पहनेगा, किस लिए पहनेगा। वो केवल इसलिए कार्य कर रहा है कि उसे मजदूरी मिलेगी। और फिर इसीलिए एक बाजार का निर्माण हो रहा है, और बाजार में आगे चल कर के डिटेल में समझेंगे। फिलहाल इतना, बाजार का निर्माण हो रहा है, और इस बाजार में डिमांड एंड सप्लाई की बात हो रही है।
और डिमांड एंड सप्लाई हम लोगों ने पहले बात किया था कि जब वहाँ पर बात आती है बाजार की शक्तियाँ, तो ये जो शक्तियाँ हैं इसी को हमने कहा था कि कौन सी हैं, तो एक है मांग और दूसरी है आपूर्ति। यही बाजार की शक्तियां हैं और इसी से जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इसका संचालन होता है और ये चीजें आगे बढ़ती हैं। बहरहाल अब कई मामलों में ये देखा गया है कि मान लीजिए कि सब कुछ मांग और आपूर्ति के आधार पर ही चल रहा है, तो मांग और आपूर्ति के आधार पर सारी चीजें चल रही हैं, तो हमें ये भी तो देखना होगा कि जो संतुलन है, अर्थात वहाँ पर बाजार में पूंजीवादी व्यवस्था में मांग होगा तभी आपूर्ति होगी। अब दोनों में से मान लीजिए कोई एक जो पक्ष है वो कमज़ोर हो गया, या तो मांग कमज़ोर हो गई या आपूर्ति कमज़ोर हो गई। और आपने देखा होगा कि कितना भी इमोशनल रिश्ता क्यों ना हो, अगर उस इमोशनल रिश्ते में कहीं से भी कोई पक्ष कमज़ोर होता है तो वो रिश्ता टूट जाता है ना। फिर देवदास और देवदास के बाद पता नहीं कौन कौन से दास बनते हैं, ठीक है। तुलसीदास भी हैं और तुलसीदास की कहानी भी अलग ही है। जब तुलसीदास उनकी शादी हुई तो ये जो कहानियाँ बताई जाती हैं उसमें मैंने भी एक कहानी सुनी थी कि तुलसीदास अपनी धर्मपत्नी से इतना प्रेम करते थे कि एक बार वो मायके गई थी, और मायके वो गई तो उसके बाद ये बेचारे एकदम परेशान हो गए, उनसे मिलने के लिए तड़पने लगे, और फिर उस विरह वेदना में ये अपनी पत्नी से मिलने चल दिए ससुराल। रास्ते में एक नदी थी, नदी को पार करना था, नाव था नहीं, रात का समय था, तो इन्हें लगा कि एक लकड़ी का टुकड़ा तैरते हुए आ रहा है और उसी टुकड़े पर ये बैठ करके नदी को पार कर लिए। बाद में पता चला कि वो जो लकड़ी का टुकड़ा जिस चीज़ को समझ रहे थे वो दरअसल लाश थी, ठीक है, डेड बॉडी। फिर जब वहाँ पर मायके पहुँचे तो ये भी बताया जाता है, जो कहानियाँ हैं, कि दरवाज़ा बंद था, अंदर कैसे जाएं। इन्हें अंदर घुसने के लिए एक रस्सी चाहिए थी, तो रस्सी के रूप में इन्हें कुछ नहीं मिला, तो इन्हें लगा कि कहीं रस्सी लटकी हुई है। दरअसल वो रस्सी नहीं थी, वो सांप था, और उस सांप को पकड़ करके ये चढ़ गए और चढ़ करके घर में प्रवेश कर गए। उनकी धर्मपत्नी देखी और देखने के बाद वो कहीं कि आप यहाँ कैसे, तो उन्होंने अपनी व्यथा बताई कि अगाध प्रेम है और इसीलिए मैं आपके पास चला आया। फिर उन्होंने ये कहा कि इस काया से जो मिट्टी में मिल जानी है, इससे इतना आपको प्रेम है, आप अगर प्रभु श्री राम से प्रेम करते तो आपका कल्याण होता। और उसके बाद तुलसीदास बन गए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एक ये पक्ष है और एक ये पक्ष है, ये बाजार में कार्य कर रहा है, बाजार की शक्तियां हैं, इसमें से अगर कोई भी एक पक्ष कमजोर होगा तो रिश्ता टूट जाएगा। फिर रिश्ता क्या कहलाता है, करते रहेंगे। बहरहाल यहाँ पर इन बातों को हमें समझना है। एडम स्मिथ अपनी बातें कहते हैं कि यहाँ पर सरकार को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये अगर डिमांड एंड सप्लाई है तो ये सब कुछ चलता रहेगा। फिलहाल अब एडम स्मिथ को यहाँ से हटाते हैं, अब वो जो बातें कहीं उन्होंने कहा है उस पर बात करते हैं। एक बात सोचिए, कई मामलों में बाजार अनुपस्थित भी तो रहता है, सभी मामलों में बाजार उपस्थित तो नहीं रहेगा। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं बाजार की अनुपस्थिति, बाजार की अनुपस्थिति तो कहाँ कहाँ पर हम देख सकते हैं, तो बाजार की अनुपस्थिति सबसे पहले यहीं पर बात कर लीजिए थोड़े समय के लिए। संतुलित मांग और आपूर्ति होनी चाहिए, बाजार में संतुलित मांग आपूर्ति होनी चाहिए, तभी ये व्यवस्था काम करेगी। और संतुलित मांग और आपूर्ति नहीं है तो ऐसी स्थिति में बाजार सबकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाएगा।
बाजार तो वैसे भी पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है कि डिमांड एंड सप्लाई पर काम करता है, इसे नीड एंड सप्लाई से कोई मतलब नहीं है। तो अब सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति कैसे हो? तो सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के संदर्भ में ये अनुपस्थित है। तो यहां पर सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति। अब सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति कैसे होगी भैया? सबसे पहले ये समझ लें कि सामाजिक लक्ष्य क्या है। तो सामाजिक लक्ष्य यहां पर रोजगार की बात होगी, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार हम ये कह रहे हैं मांग और आपूर्ति है, आपूर्ति के लिए उत्पादन होगा और उत्पादन होगा तो रोजगार मिलेगा। तो मान लीजिए कि यहां पर मांग नहीं है, फिर क्या करेंगे? फिर समस्या है। इसके साथ साथ यहां पर रोजगार के बात के अलावा प्रशासन भी तो है, ठीक है। प्रशासन भी तो अर्थव्यवस्था में या देश में बनाए रखना है, उस पर भी तो खर्च होगा, और इसके लिए हमें प्रतिरक्षा पर भी तो ध्यान देना होगा। हमारा प्रतिरक्षा तंत्र भी मजबूत होना चाहिए, नहीं तो दूसरा देश पाकिस्तान और चीन है आक्रमण कर देंगे और हम फिर बाजार इकोनॉमी ही बात करते रह जाएंगे। इसके अलावा हमें स्वास्थ्य का भी तो ध्यान रखना है। किसके? नागरिकों का स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के साथ साथ यहां पर शिक्षा की बात कर लीजिए, शिक्षा को भी ध्यान में रखना है। तो ये सामाजिक क्षेत्रों की प्राप्ति कैसे होगी, इसके बारे में नहीं बताया गया है। अर्थात सरकार इन सभी सामाजिक लक्ष्यों के लिए सरकार को निर्णय लेने की जरूरत पड़ती है। इन सभी संदर्भों में, इन सभी जो सरकार निर्णय लेने की आवश्यकता होती है कि सरकार इन सभी क्षेत्रों पर निर्णय ले, ठीक। और जब निर्णय लेने की जरूरत सरकार को है तो इसके लिए सरकार अब क्या करेगी? सरकार निर्णय लेगी तो इन सभी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नीति निर्माण सरकार के द्वारा किया जाएगा, तभी तो इन लक्ष्यों की प्राप्ति कर पाएगी। या नीतियों का प्रयोग, आप ऐसे कह सकते हैं, नीतियों का निर्माण या लक्षित नीतियों का प्रयोग किया जाएगा। ये करेगा कौन? सरकार करेगी। अब इसको, इन सभी बातों को संक्षेप में समझिए। ऐसे सोचिए कि एक अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था में केवल इसी आधार पर सारी चीजें चल रही हैं कि डिमांड हो रहा है तो उत्पादन हो रहा है, डिमांड नहीं है उत्पादन नहीं हो रहा है। तो बाकी लोग क्या करेंगे? मरेंगे थोड़ी। तो उसके लिए कोई जरूरी भी नहीं है कि सबकी इनकम एक समान हो, सबकी इनकम समान हो। और अगर सबकी इनकम समान नहीं है तो उसे सुनिश्चित करने का काम कौन करेगा? सरकार करेगी। और सरकार उसके लिए क्या करेगी? उस पर निर्णय लेगी कि भैया लोगों को की न्यूनतम जरूरतों को पूरा करना है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार उपलब्ध कराना है। और किसी अर्थव्यवस्था को रन करने के लिए प्रशासन की जरूरत होगी। प्रशासन के साथ साथ हमारी प्रतिरक्षा की जरूरत होगी, सुरक्षा भी तो जरूरी है। और इसी से संबंधित सरकार नीतियां बनाएंगी। तो यहां पर ये जो सामाजिक लक्ष्य है, इस सामाजिक लक्ष्य की पूर्ति बाजार नहीं कर पाता है। और बाजार नहीं कर पाता है तो यहीं से जो आगे हम लोगों ने पढ़ा था कि जो व्यवस्था है, अर्थात किसी भी देश की व्यवस्था, तो उस व्यवस्था में उस व्यवस्था में सरकार अपनी निर्णायक भूमिका निभाएगी। और साथ ही साथ हमने ये भी कहा था कि सरकार कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च करेगी। अब बात आती है इसी से संबंधित एक आर्थिक एजेंट के बारे में, यहाँ पर बात किया गया है। आर्थिक एजेंट के बारे में बताया गया है। आर्थिक एजेंट क्या है? देखिए, आर्थिक एजेंट वह एजेंट हैं, आर्थिक इकाई अथवा आर्थिक एजेंट से हमारा तात्पर्य उन व्यक्तियों या संस्थाओं से है जो आर्थिक निर्णय लेते हैं। आर्थिक निर्णय कैसा? उत्पादन कौन करेगा, उत्पादन कितना किया जाएगा, ठीक है, यही तो होगा। व्यक्ति या संस्था हो सकती है। तो ये क्या करेंगे? आर्थिक निर्णय लेते हैं। तो अब इसी को समझ लेते हैं। आर्थिक एजेंट को, ये एक बॉक्स में है इसीलिए आर्थिक एजेंट आर्थिक एजेंट क्या कर रहे हैं यहां पर?
तो सबसे ज़रूरी बात ये है, ये कौन है इसको समझ लीजिए। तो आर्थिक एजेंट के रूप में दो हैं, या तो व्यक्ति होगा या संस्थाएं होंगी, व्यक्ति होगी या संस्था होगी। दोनों ये क्या करते हैं, व्यक्ति डिमांड करता है, उत्पादन भी करता है, संस्थाएं भी डिमांड करती हैं, उत्पादन करती हैं। यहां पर इसका मतलब ये हुआ कि यह आर्थिक निर्णय ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आर्थिक निर्णय लेने का काम कर रहे हैं। और आर्थिक निर्णय ले रहे हैं तो अब बात ये आएगी, संस्था वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती है। क्या उत्पादन करना है, अगर इसकी बात कर लें, संस्था, ठीक है, उत्पादन क्या, तो क्या और कितना, ये निर्णय लेते हैं, यही तो लेते हैं। और निर्णय लेने के साथ साथ यह भी देखना होगा कि क्या और कितना उत्पादन करना है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और ज़रूरी बात यह है कि इसमें संस्थाओं में कुछ और संस्थाएं हैं, जैसे सरकार हो गया, बैंक हो गया। अब ये दोनों क्या कार्य करते हैं, यहाँ पर सरकार के साथ साथ यहीं पर बात आएगी बैंक, ठीक है। सरकार क्या करता है और बैंक क्या करता है, तो सरकार यहाँ पर टैक्स लगाता है और टैक्स लगाकर यहाँ पर कर लगाना, और ये क्या करता है, ये आपको ऋण उपलब्ध कराता है। ऋण उपलब्ध कैसा, तो यहाँ आपको खर्च के लिए अर्थात साख सृजन का कार्य करता है। आप ऐसे कह लीजिए, साख किसकी, आपकी साख बढ़ाता है और यह ब्याज लेता है, ठीक है। साख सृजन खुद भी करता है, आपकी साख बढ़ाता है ताकि आप निवेश कर पाएं और उत्पादन कर पाएं। ऐसे समझिए, बैंक ने आपको ऋण दिया और ऋण दे करके क्या किया, इसने ये कहा कि भैया आप निवेश कर लो, और आपने निवेश कैसा किया, निवेश व्यय किया, और इससे आपने उत्पादन बढ़ा लिया। और उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ अब ये बैंक क्या किया कि भैया जो मैंने आपको ऋण दिया है, इस ऋण पर आप मुझे ब्याज दीजिए, तो इस बैंक का भी साख सृजन हो गया। आपका साख सृजन करके निवेश बढ़ा दिया और निवेश बढ़वाने के साथ साथ उत्पादन भी बढ़वा दिया। ये कार्य हमने समझ लिया कि ये क्या कर रहा है। अब बात आती है व्यक्ति की। व्यक्ति क्या करता है, तो व्यक्ति भी एक उपभोक्ता के रूप में कार्य कर रहा है। ये जो व्यक्ति है, उपभोक्ता के रूप में कार्य कर रहा है। तो उपभोक्ता के रूप में कार्य कर रहा है, तो यहीं पर बात आती है कि ठीक बात है, क्या और कितना उपभोग करना है। कैसा, क्या और कितना उपभोग करना है, यही तो होगा, क्या और कितना उपभोग करना है। तो ये सभी क्या है, इन सभी को मिलाकर के हम कहते हैं कि यह आर्थिक एजेंट है। और जब यहाँ पर कहा जा रहा है कि उत्पादन और आर्थिक निर्णय लेने की बात आई, तो आप सोचिए कि जब यहाँ पर सरकार ने कर लगाया, कर लगा करके फिर इन सभी सेवाओं पर, इन सभी सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने खर्च किया, जो आपसे टैक्स वसूला है, ठीक। तो अब इन बातों को समझने के बाद यहाँ पर बात आती है समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं क्या हैं। अभी समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव कहाँ से होता है, इसको समझने से पहले एक और बिंदु समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता क्या है, तो इन विशेषताओं को भी तो समझना पड़ेगा। जैसे निर्णयकर्ता कौन, तो निर्णयकर्ता, इसमें निर्णय कौन लेता है, अर्थात जो हम लोगों ने यहाँ पर बात किया था, इन सभी के बारे में निर्णय कौन लेता है। राजकोषीय नीति सरकार लेती है, मौद्रिक नीति आरबीआई लेती है। उसके बाद मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने का काम मौद्रिक नीति के माध्यम से आरबीआई, मुद्रा की आपूर्ति को भी कौन कंट्रोल करता है, कौन जारी करता है, मुद्रा की आपूर्ति को बढ़ाने का काम कौन करता है, आरबीआई करती है। साख सृजन बैंक करते हैं और बैंक एक आर्थिक एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है। संतुलित उत्पाद, जो फर्म है, फर्म के साथ साथ आप यहाँ पर बात करेंगे, फर्म रोजगार का सृजन करते हैं, और जो बैंक हैं या आरबीआई हैं वो विनिमय दर, ठीक है। तो इन सभी को देखते हुए और इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अब यहाँ पर बात आएगी कि भैया कुल मिलाकर के बातें तो ठीक हैं, जो समष्टि अर्थशास्त्र हैं उसकी विशेषताएं क्या हैं। तो अब
यहां पर देख लेते हैं समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं। समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं, ठीक है। अब विशेषताओं में हम इसे दो भागों में बांट करके देख रहे हैं। कौन कौन से भाग हैं और क्या क्या बातें हैं इसमें। तो सबसे पहली बात, निर्णयकर्ता, और निर्णयकर्ता में कौन कौन से इसमें आते हैं। तो यहां पर निर्णयकर्ता, और इस निर्णयकर्ता में सबसे पहले सरकार की बात आती है। सरकार, राजकोषीय नीति, और न केवल सरकार, यहां पर वैधानिक निकाय भी तो आएंगे। वैधानिक निकाय, यह भी निर्णय लेते हैं। वैधानिक निकाय के अलावा एक और जरूरी बात यहाँ पर आरबीआई है, सेबी है। आरबीआई बैंकों को रेगुलेट करता है, सेबी वित्त बाजार को। तो यहाँ आरबीआई और सेबी ये दोनों रेगुलेट करते हैं। और इन सब के लिए ये सारी बातें सरकार कैसे बनेगी, कैसे चलेगा, क्या क्या व्यवस्था होगी, इन सब के लिए कौन निर्णायक रूप से कार्य करता है, तो हमारा संविधान है। यही तो है, सारी नीतियां सब कुछ कैसे चलेंगी, कैसे होगा, ये कौन निर्धारित करता है, कौन निर्णय करता है, कौन बताता है, संविधान बताता है। ठीक है। संविधान के साथ साथ अब इन सभी के माध्यम से किया क्या जाता है, इन सब के माध्यम से, तो इन सब के माध्यम से आप ऐसे कह सकते हैं कि सार्वजनिक लक्ष्य का अनुपालन किया जाता है। सार्वजनिक लक्ष्य का अनुपालन का मतलब क्या है, लक्ष्य का अनुपालन, ठीक है। सार्वजनिक लक्ष्य क्या है, अब सार्वजनिक लक्ष्य देखिए, यहां पर आपको समझ में आएगा। ये है सार्वजनिक लक्ष्य, ठीक है। ये हमारे रोजगार, प्रशासन, प्रतिरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि ये हमारे सार्वजनिक लक्ष्य हैं, और इन्हीं लक्ष्यों को सुनिश्चित करने का काम यहाँ पर उसका अनुपालन इसके माध्यम से किया जा रहा है। ये बातें समझ में आ गई। अब बात आती है कि निर्णयकर्ता, ठीक है, क्या करने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर जो निर्णय करता है ये क्या करने का प्रयास कर रहा है, ये भी तो समझना पड़ेगा। तो निर्णयकर्ता आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करने का कार्य करता है। अब आर्थिक उद्देश्यों के साथ साथ यह और का कार्य क्या करता है, उन आर्थिक उद्देश्यों से बाहर जनता का कल्याण सुनिश्चित करता है। आर्थिक उद्देश्य, ठीक है, उद्देश्यों से बाहर आप कह सकते हैं, से बाहर। और आर्थिक उद्देश्यों से बाहर क्या है, आर्थिक उद्देश्यों से बाहर क्या है, अगर आर्थिक उद्देश्य को समझ लें तो हमारा आर्थिक उद्देश्य अगर ये हम समझ लें तो बाकी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। आर्थिक उद्देश्य क्या है, हमारा लाभ कमाना। जैसे अगर कोई फर्म है, ये फर्म क्या करता है, किस उद्देश्य से उत्पादन करता है। यहीं पर आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने बात किया है उत्पादन के 4 कारक। यहाँ पर भूमि की बात हो गई, यहाँ पर मजदूर की बात हो गई, आगे चल करके फिर बात करेंगे इस पर मजदूर, यहाँ पर पूंजी की बात हो गई, और यहाँ उद्यमी की बात हो गई। तो ये किस लिए, ये उद्यमी सब कुछ ये क्यों कर रहा है, क्योंकि उसे लाभ कमाना है। तो आर्थिक उद्देश्य क्या है, आर्थिक उद्देश्य लाभ कमाना। और इस आर्थिक उद्देश्य से अर्थात समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता ये है कि इसमें जो निर्णय करता है वो क्या कार्य करता है, तो आर्थिक उद्देश्यों से बाहर जनता का कल्याण करता है। जनता का कल्याण, जनता का कल्याण समझ में आ गई। और जनता का कल्याण क्या है, वही बातें यहां पर फिर से आ रही हैं कि जनता का कल्याण हम कह किसको रहे हैं, ठीक है, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि, यही तो जनता का कल्याण है। उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना भी तो सरकार का उत्तरदायित्व है।
ये सभी कार्य सरकार के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, तो जनता का कल्याण आप लोगों ने इसको समझ लिया। अब बात आती है समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव कहाँ से होता है, जो प्रतीक्षित जो टॉपिक था इसी में बताया गया है। तो समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है कि एक व्यक्ति हुआ करते थे, मतलब थे, है नहीं, जिनका नाम था जॉन मेनार्ड कीन्स। ठीक है, जॉन मेनार्ड कीन्स, इनकी एक पुस्तक आई थी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी नाम से इनकी बुक आई थी। ये बुक आई थी लगभग 1936 के आसपास ये बुक आई थी। ठीक है, उसी बुक से इसका उद्भव माना जाता है। इसमें उन्होंने कहा क्या था, अब देखिए बात कहाँ से आ रही है, क्यों, कहाँ से कैसे कनेक्ट हो रही है। बाजार अर्थव्यवस्था की बात हो गई। बाजार अर्थव्यवस्था में हमने देखा कि बाजार की शक्तियां वहां पर कार्य करती हैं और बाजार की शक्तियों में से कोई एक पक्ष अगर कमजोर पड़ जाए तो अर्थव्यवस्था डंप कर सकती है या अर्थव्यवस्था को नुकसान हो सकता है। अब अर्थव्यवस्था को नुकसान हो सकता है तो हमें फिर करना क्या है, अर्थव्यवस्था को बचाना है, लोगों का कल्याण सुनिश्चित करना है। तो इसके लिए जो 1929 की बात करें, 19, जब आप लोग पढ़े होंगे तो 1929 इसको कहा जाता है वैश्विक मंदी। वैश्विक मंदी, ठीक है, ये वैश्विक मंदी कहां पर आई थी, तो ये यूरोप और उत्तरी अमेरिका यहां पर, लेकिन जो इसका प्रभाव था संपूर्ण विश्व पर इसका प्रभाव देखने को मिला था। वहीं से बहुत सारी चीजें सीखने को मिली और विश्व को एक नई विचारधारा से परिचित कराया। अब ये कहा जाने लगा कि भैया देखो, सब कुछ डिमांड एंड सप्लाई से नहीं चल सकता। डिमांड एंड सप्लाई से नहीं चल सकता अर्थात जो हम लोगों ने यहां पर बात किया था, कि संतुलित मांग और आपूर्ति होनी चाहिए, तभी बाजार अर्थव्यवस्था काम करेगी। और अगर इसमें से कोई भी पक्ष कमजोर हुआ तो फिर समस्या है। लेकिन मांग और आपूर्ति, मांग तो वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास पैसा हो। फिर बाकी लोग क्या करेंगे, अगर जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास खरीदने की क्षमता नहीं है, तो फिर इनके सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति कैसे होगी, सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति कैसे होगी। जैसे उनको रोजगार सुनिश्चित करना, उनको रोजगार उपलब्ध कराना, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना, और सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि। ठीक, मान लीजिए कि अमेरिका में गन कल्चर है। गन कल्चर का मतलब ये है कि कोई भी यहाँ पर, जैसे आप सिम कार्ड खरीदते हैं, वहाँ पर गन खरीदना सिम कार्ड, भारत में सिम कार्ड खरीदने के बराबर है। ठीक है, और यहाँ तक कि आप टैंक भी खरीद सकते हैं, जो आर्टिलरी गन है वो तक खरीद सकते हैं, कि 47 खरीद के आप रख सकते हैं। आप इस बात को समझ रहे हैं। अब जिसके पास गन नहीं है उसका अधिकार और उसकी जो ज़रूरतें हैं कैसे पूरी होंगी, उसके अधिकार कहाँ जाएंगे, उसके मानवाधिकार। जो गन खरीद सकता है वो तो दंदनाने में का माहिर है, कर लेगा, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है फिर वो तो ख़त्म। एक बहुत कठोर टाइप का कह सकते हैं उदाहरण के जरिए हमने समझ लिया। अब यहीं पर बात ये है कि ये कहा जा रहा है जॉन मेनार्ड कीन्स, जो कीन्स हैं, उन्होंने 1936 में बुक लिखी, जो बुक मैंने आप लोगों को बता दिया, इनके बुक का नाम बता दिया। ठीक है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट,
इंटरेस्ट एंड मनी इन्होंने 1936 में लिखा था। 36 के बाद इनके विचारों से परिचित हुआ, इनके विचारों से दुनिया परिचित हुई, जो इन्होंने अपनी किताब लिखी, और वहीं से बात ये समझ में आया और ये कहा जाने लगा कि भैया सब कुछ बाजार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, यहाँ पर सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण है, सरकार को निर्णायक भूमिका निभानी होगी। और इन्होंने ये कहा था कि अपने विचार में कि सभी के लिए जो इन्होंने निर्णय दिया था या अपना विचार दिया था, इनका विचार ये था सबसे पहली बात कि सभी को रोजगार मिलना चाहिए, सभी को रोजगार, और न केवल सभी को रोजगार मिलना चाहिए बल्कि कारखाने जो हैं अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य करें। ये तभी संभव हो सकता है, कारखाने पूरी क्षमता के साथ कार्य, क्षमता के साथ कार्य करें, ठीक है। और कार्य तभी कर सकते हैं जब डिमांड हो, और सभी तरह की डिमांड हो। साथ साथ इन्होंने ये भी कहा, इसीलिए उन्होंने ये जो बात कही थी, इस बात को कहा जाता है कि यह क्लासिकल परंपरा है, क्लासिकल परंपरा, क्लासिकल परंपरा। साथ ही साथ क्लासिकल परंपरा के साथ साथ 1929 की बात आती है कि ये जो बात हम लोगों ने यहाँ पर कह लिया, इसी बात को आप यहाँ पर कह सकते हैं। 1929 की बात आती है, ये कहाँ से निकल कर के आया, क्यों निकल कर के आया? 1929 में वैश्विक मंदी, हमें वैश्विक मंदी देखने को मिलती है, और इसी वैश्विक मंदी से सीख लेते हुए तमाम बातें पूरे विश्व में चर्चा होने लगी और उन पर बात होने लगी। ये हमने कहा कि ये जो वैश्विक मंदी हुई थी, ये उन दो क्षेत्रों को प्रभावित की थी। इसने यूरोप को प्रभावित किया, यूरोप के साथ साथ यहाँ पर उत्तरी अमेरिका को प्रभावित किया, और उत्तरी अमेरिका के साथ साथ ये देखा गया कि इसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा, और इसकी वजह से ये जो वैश्विक मंदी आई थी, इसकी वजह से जो उत्पादन ये बहुत ज़्यादा कम हो गया। न केवल उत्पादन बल्कि रोजगार भी देखने को मिला, रोजगार एकदम कम हो गया, ठीक है। और ये बताया जाता है कि जो पहले 3% हुआ करता था, बेरोजगारी 3% हुआ करती थी, ये बेरोजगारी बढ़ करके 25% के आसपास पहुंच गई थी। अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है 25% आंकड़ा। और इसमें यह भी देखा गया कि जब डिमांड है नहीं तो कारखाने यहाँ पर बंद हो गए, और कारखानों के बंद होने से बेरोजगारी की समस्या और बढ़ने लगी। और न केवल बेरोजगारी दर यहाँ पर देखा गया 25% है, इसकी वजह से ये जो समस्याएं हुई, इन सभी समस्याओं की वजह से एक नए विचार का उद्भव हुआ, और इसी को कहा जाता है नए विचार, अर्थात कीन्स का विचार आया, और इस कीन्स के विचार को कहा गया कि समष्टि अर्थशास्त्र। और कीन्स ने ये कहा कि परस्पर निर्भरता का परीक्षण किया जाना चाहिए, ठीक है। कीन्स का विचार आता है, और इसमें ये कहा गया, इन्होंने ये कहा कि परस्पर निर्भरता का परीक्षण करने की हमें जरूरत है, निर्भरता का परीक्षण। निर्भरता का परीक्षण, जैसे आप ये सोचिए कि एक व्यक्ति, जैसे हमने ये कहा कि मांग, ठीक है, मांग इस बात पर निर्भर करती है कि हमारी आय हो, ठीक है। आय नहीं होगी तो मांग नहीं होगी, और मांग जब होगी तभी उत्पादन होगा। अगर मांग नहीं है, किसी के पास आय नहीं है तो मांग नहीं होगा, और मांग नहीं है तो उत्पादन नहीं होगा, तो फिर समस्या है। इसीलिए कहा गया समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव यहीं से परीक्षण करने के लिए कि किस तरह से एक दूसरे पर निर्भर हैं,
केवल हम इसी की बात नहीं कर रहे हैं, पहले हमें ये तो सुनिश्चित करना पड़ेगा, तब तो आप इसकी बात करेंगे, और ये जब मांग होगी तभी आप उत्पादन करके आपूर्ति कर पाएंगे। तो ये बातें यहाँ पर बताई गई और इसी के आधार पर फिर आगे हमने ये कहा समष्टि अर्थशास्त्र का इसी से उद्भव होता है और समष्टि अर्थशास्त्र कार्य करना शुरू करता है। ठीक है, तो हम लोगों ने समष्टि अर्थशास्त्र के उद्भव की शुरुआत यहाँ पर जॉन मेनार्ड किन्स से की, और जॉन मेनार्ड किन्स उन्होंने जो विचार दिया कि भैया रोजगार भी चलते रहें, रोजगार भी मिलता रहे, कारखाने भी अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य करते रहें, और इस परंपरा को, ये जब परंपरा आई और जो ये सोच दिया, जो विचार दिया गया, इसी को कहा गया कि यह एक नई परंपरा है जिसे क्लासिकल परंपरा भी कहा गया। ये बात हम लोगों ने पहले भी कर लिया। उस वैश्विक मंदी का प्रभाव इतना ज़्यादा था कि विश्व की कई अर्थव्यवस्थाएं ऐसे बताई जाती हैं कि तबाह हो गई थी, और फिर आपको पता है कि जब कोई विध्वंस होता है तो वहाँ से नई चीज़ निकल करके आती है। फिलहाल अब यहाँ पर बात होगी जो समष्टि अर्थशास्त्र का वर्तमान पुस्तक का संदर्भ है वो क्या कहता है। चलिए तो इसको समझ लेते हैं। इन बातों को समझने के साथ साथ अब ये कहा गया जो पूंजीवादी देश हैं इनके कार्यों का इस पुस्तक में जो बातें आगे हमें पढ़नी है अब उसको समझ लेते हैं कि जो पूंजीवादी देश हैं उनके कार्यों का हम परीक्षण करेंगे कि कैसे वो कार्य करते हैं। साथ ही साथ हम यह भी देखेंगे कि उत्पादन जो उद्यमी द्वारा किया जाता है वह निर्णय कौन लेता है। तो आर्थिक निर्णय की बात होती है, तो आर्थिक निर्णय उद्यमी लेता है। ठीक है, उद्यमों द्वारा लिया जाता है उत्पादन से संबंधित। और यहीं पर बात होती है कि हम पूंजी का निवेश करते हैं, और पूंजी का जो व्यक्ति निवेश करता है अर्थात जो उद्यमी होता है वो निवेश दो तरीके से कर सकता है, या तो उसके पास पैसा हो या फिर उसने ऋण लिया हो। तो जो व्यक्ति निवेश कर रहा है वो एक तरह से रिस्क ले रहा है, और रिस्क लेना अर्थात जोखिम लेना आप ऐसे कह सकते हैं। और उसके बाद वह चार कारकों का उपयोग करता है, और चार कारकों का उपयोग करके फिर उत्पादन करता है, और वहीं से वह लाभ कमाता है। और जब लाभ कमाने की बात आ रही है तो यहीं पर बात आती है निवेश की। तो निवेश क्या है? तो उत्पादन की क्षमता, जैसे कि मैंने बताया कि उत्पादन की क्षमता में वृद्धि करने के लिए किया गया व्यय निवेश व्यय है। ठीक, अब यहाँ पर एक एक संदर्भ में एक एक बातों को देख लेते हैं। हमने ये कहा कि समष्टि अर्थशास्त्र की वर्तमान पुस्तक का संदर्भ, तो वर्तमान पुस्तक का संदर्भ कुछ इस प्रकार है कि जो पूंजीवादी देश हैं उनके कार्यों का परीक्षण करना। ठीक है, पूंजीवादी देश इनके कार्यों का परीक्षण हम क्या कर रहे हैं, कार्यों का परीक्षण कर रहे हैं। और न केवल कार्यों का परीक्षण कर रहे हैं बल्कि ये भी ध्यान रखना है कि उत्पादन, ठीक, उत्पादन कौन कर रहा है। तो यहाँ पर अगली बात आएगी कि उत्पादन की हमने बात कर ली कि उद्यमी करेगा, उद्यमी द्वारा आर्थिक निर्णय लिया जाएगा। तो यही उद्यमी और इसके द्वारा आर्थिक निर्णय लिया जाता है। अब ये आर्थिक निर्णय कौन से होते हैं कि भैया हम किस वस्तु का उत्पादन करेंगे, कितनी मात्रा में करेंगे और कैसे करेंगे। फिलहाल यहाँ पर केवल आर्थिक निर्णय ले रहा है। आर्थिक निर्णय कैसा ले रहा है? तो पूंजी का निवेश कर रहा है। ठीक है, पूंजी का निवेश कर रहा है, और पूंजी का निवेश करके वो क्या कर रहा है? तो पूंजी का निवेश कर रहा है तो उसके साथ साथ जोखिम भी तो ले रहा है। पूंजी का निवेश और यहाँ पर जोखिम, क्योंकि मान लीजिए उसने निवेश किया और जितना निवेश किया, जिस वस्तु के उत्पादन के लिए निवेश किया, अगर डिमांड नहीं होती है या मांग नहीं होती है बाजार में तो फिर क्या होगा? हो सकता है कोई दुर्घटना हो जाए। तो जोखिम किसने लिया? यहाँ पर जो उत्पादक इकाई है उसने लिया। अब जो पूंजी निवेश किया
उस निवेश के माध्यम से उसने किया क्या, तो उसने 4 कारकों का प्रयोग किया। यहीं पर बात आएगी, 4 कारकों का प्रयोग, और इस प्रयोग के माध्यम से उसने उत्पादन किया। यहां पर उत्पादन किया। उत्पादन किसका? वस्तु एवं सेवा का उत्पादन किया होगा। अब ये 4 कारक कौन कौन से हैं, तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि भूमि है, यहां पर मजदूरी है, पूंजी है, और उद्यमी खुद भी है। उद्यमी, भूमि को किराया दिया, रेंट दिया, मजदूर को मजदूरी दिया, जो पूंजी लिया है उस पर ब्याज दिया, और अपना लाभ जोड़ा। और यहां से फिर क्या हुआ कि सभी को भुगतान किया गया। जो दिया गया है, भूमि को रेंट दिया गया है, वो भी तो एक कारक है, और उस कारक को भुगतान किया गया है, कारक के लिए भुगतान किया गया है। और न केवल भुगतान किया गया है, बल्कि ये भी ध्यान रखना है कि जब ये बातें होंगी, जब आगे चल करके हम बात करेंगे, तो हम ये कहेंगे कि ये कारक आय का सृजन हुआ है। यहां पर कारक आय का सृजन हो रहा है। कारक आय ये कारक हैं, और इनको जो भुगतान किया गया है वो कारक आय। किसके लिए? उस व्यक्ति के लिए। जैसे भूमि, वहां से कारक आय का सृजन हो रहा है। मजदूर, मजदूरी, कारक आय का सृजन, ठीक है। पूंजी, वहां पर ब्याज, कारक आय का सृजन। उद्यमी, इन सबको एक साथ समायोजित किया है और अपने भेजे का प्रयोग किया है। भेजा मतलब समझ रहे हैं ना? अपनी उद्यमशीलता का प्रयोग किया है, और उस उद्यमशीलता के माध्यम से वो लाभ कमा रहा है। तो ये लाभ भी तो लेगा, अपना लाभ, ठीक है। क्योंकि एक व्यक्ति के रूप में ये कार्य तो कर रहा है, तो इसे सैलरी तो मिलेगी ना, उसके लिए लाभ तो मिलेगा ना, सैलरी छोड़ दीजिए, लाभ तो मिलेगा। अब बात यहीं पर एक और आती है कि ये सब कुछ जो आपने देखा, समझा, अब यहीं उसने क्या किया है, इन सबको मिला करके हम कह रहे हैं कि उसने निवेश व्यय किया है। निवेश व्यय किया है। और निवेश व्यय अर्थात, अब निवेश व्यय कहते किसको हैं? उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के लिए किया गया निवेश। उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए किया गया व्यय, ये क्या कहलाता है? निवेश व्यय कहलाता है। अब कैसे? उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के लिए, मान लीजिए मैंने ये बताया कि मेरे पास ये बोर्ड है, ठीक है। इससे मैं पहले व्हाइट बोर्ड पे मैं पढ़ा रहा हूँ, जो सामने बच्चे बैठे हैं केवल वही बच्चे पढ़ सकते हैं, उसके बाद और कोई नहीं पढ़ सकता। अब हमने यहाँ पर एक डिजिटल बोर्ड लगाया, और साथ ही साथ हमने यहाँ पर कैमरा लगाया, एक कंप्यूटर लगाया, और सब कुछ लगा करके इंटरनेट का प्रयोग करके हमने क्या किया, एक साथ डिजिटल बोर्ड और सब कुछ इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से हमने एक साथ 1000 बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है। 1000 बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। सोचिए, इन सब में जितना हमने खर्च किया वो क्या था? वही तो निवेश था। और उस निवेश से क्या हुआ? हमारी क्षमता बढ़ गई। तो वही ये कहा जा रहा है, निवेश व्यय उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के लिए किया गया व्यय। और किस पर? तो इन सभी वस्तुओं पर पूंजीगत व्यय किया गया है, अर्थात ये भी तो एक पूंजी है, और इस पर हमने खर्च किया है, इससे हमारे उत्पादन की क्षमता बढ़ गई। एक तो ये बात हमने समझ ली कि ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक का वर्तमान संदर्भ क्या है, हम क्या इसमें पढ़ना चाहते हैं। अब यहीं से शुरू होता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, ठीक है, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तो समझ लिया हमने, अब बात कर लेते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या हैं।
की विशेषताएं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताओं में सबसे पहली बात यहां पर यह देखने को मिलेगा, ठीक है, कि संपत्ति पर, या ऐसे कह सकते हैं निजी संपत्ति होगी, या जो उत्पादन के साधन हैं उस पर निजी स्वामित्व होगा। किसका स्वामित्व होगा? निजी व्यक्ति का होगा। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि निजी संपत्ति, और निजी संपत्ति होगी तभी उत्पादन किया जा सकता है, ठीक है। अब इसको जो किताब में बताया गया है उसमें यह कहा गया है उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व। तो पहली बात, उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व, ये देखने को मिलेगा। उत्पादन के साधन जैसे ये है, इस पर मेरा निजी स्वामित्व होगा तभी तो मैं कर पाऊंगा, तभी तो मैं सेवाएं दे पाऊंगा। तो ये उत्पादन का साधन है और इस पर मेरा निजी स्वामित्व है, अर्थात संस्कृति आईएएस का स्वामित्व है, ठीक। अब यहां पर जब उत्पादन किया जाएगा तो आप एक बात सोचिए, हमने उत्पादन के 4 कारकों की बात की। एक व्यक्ति जो उत्पादन के 4 कारक हैं, और ये कारक में हमने बात किया था यहाँ पर भूमि, और हमने बात किया था मजदूर। मजदूर अपनी सेवा दे रहा है, और सेवा कौन ले रहा है? ठीक है, इस सेवा को ले कौन रहा है? नियोक्ता। नियोक्ता अर्थात जिस व्यक्ति ने उसे अपने यहां नौकरी पर रखा है वो नियोक्ता है, ठीक है। अर्थात जैसे संस्कृति आईएएस का स्टाफ ले लीजिए, जितना स्टाफ है वो क्या है? संस्कृति आईएएस नियोक्ता है और हम वहां पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो ये बात समझ में आ गई कि यहाँ पर उत्पादन के 4 कारक में से एक मजदूर है और ये अपनी सेवा बेच रहा है, अर्थात सेवा का आप ऐसे कह सकते हैं क्रय और विक्रय किया जा रहा है। जैसे संस्कृति आईएएस को मैं अपनी सेवा बेच रहा हूँ, अपनी सेवा दे रहा हूँ, तो अगला जो इसमें बिंदु होगा, जो श्रम है उसका क्रय विक्रय किया जाएगा। श्रम का क्रय विक्रय क्या होगा? श्रम का क्रय विक्रय किया जाएगा। अच्छा, अब श्रम के क्रय विक्रय के साथ साथ आप एक बात बताइए, जो भी वस्तुएं उत्पादित की गई हैं उसकी बिक्री की कहां पर जाएगी? तो एक बाजार होगा, और बाजार जब होगा तो बाजार में प्रतिस्पर्धा भी होगी। तो यहां बाजार, और इसी बाजार में जो कुछ भी हमने बनाया है उत्पाद की बिक्री होगी। बाजार में उत्पाद की बिक्री ये होगी, और न केवल बाजार में उत्पाद की बिक्री होगी, एक और बात यहीं पर देखने को मिलेगी जिसको हम कहते हैं सरकार क्या करेगा? यहाँ पर सरकार इन चीज़ों को मॉनिटर करेगी, लेकिन सरकार जैसे भारत में स्थिति है वैसी स्थिति यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। तो सरकार क्या करेगी? न्यूनतम हस्तक्षेप करेगी। न्यूनतम हस्तक्षेप होगा। अगर सरकार बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करेगी तो ये व्यवस्था चल ही नहीं पाएगी, ठीक है। और यहाँ पर टैक्स भी क्या होगा? न्यूनतम टैक्स लिया जाएगा। तो इससे संबंधित बातों को हम लोगों ने देख लिया। अगली जो हमारी क्लास होगी अब उसमें हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय आय के लेखांकन के बारे में, और राष्ट्रीय आय का लेखांकन इसी एनसीईआरटी का दूसरा लेसन है। और दूसरा ये जो बेसिक था ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातों को आप समझने के बाद ही आगे की बातों को समझ पाएंगे, ठीक है। तो इन बातों को हम लोगों ने समझा।
आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही। अगली क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं।